किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेवी सर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टडी करने वाले हैं जो क्लास 12th का हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, उसमें लेक्चर नंबर 10 होगा और इसमें हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने 2 अनुप्रयोग देख लिया है और अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली देखेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक समान रूप से आवेशित कोई खोखला गोलीय कोश है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ओके, तो देखिए हमारे पास एक बहुत ही पतला एक समान रूप से आवेशित खोखला गोलीय कोश है और इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है और इस पर एक समान आवेश, एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब जो Q आवेश है इस पर एक समान रूप से आवेशित है। तो किसी भी खोखले गोलीय कोश को जब भी आवेश दिया जाएगा तो वह आवेश हमेशा उस खोखले गोलीय कोश के आउटर सरफेस पे जाएगा, बाहरी सतह पे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 कंडीशन देखना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे कि इस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु लेते हैं, आउटसाइड द स्फेयर कोई बिंदु लेते हैं तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दूसरे कंडीशन में हम लोग देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस गोलीय कोश के सतह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे कि इस गोलीय कोश के अंदर इंटीरियर पार्ट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो पहला हम लोग कंडीशन देखते हैं कि गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर गोलीय कोश के बाहर हम मान लेते हैं कि इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यह गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, यह गॉसियन पृष्ठ भी इस तरीके से होगा, इस तरीके से हमारा गोलाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इस गॉसियन पृष्ठ पर अगर हम बात करें, छोटा सा अगर एलिमेंट्री पार्ट ले लें, छोटा सा एरिया ले लें, चलो हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। दिस पार्ट, दिस इज DA, दिस पॉइंट इज P और यहाँ पे अगर छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं DA। ठीक है, अब बताओ अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो क्योंकि यह चार्ज धनावेशित है तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, इस तरीके से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह होगी। और एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश का दिशा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश का भी दिशा ही होगा हमारा DM, यानी कि बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगे। अतः गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है के कारण बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर इस छोटे से एरिया के कारण, DA एरिया के कारण निकलने वाला फ्लक्स की अगर हम लोग बात करें तो होगा d phi E, और d phi E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट DA, है ना। यही हम लोग पढ़े हैं कि अगर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया है उसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इतनी होगी। अब अगर हमें इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण कितना फ्लक्स आउटसाइड में निकलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अतः संपूर्ण
गॉसियन पृष्ठ के कारण, गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई ओवर एस। मतलब इस पूरे सरफेस के लिए अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन ओवर एस। अब देखो ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, ई और डी ए के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, सो इट्स वैल्यू विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, यहाँ से हो जाएगा। अब देखो इस स्फेरिकल पार्ट पे, इस काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे तो वह समान होगा। समान क्यों होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र डिपेंड करता है दूरी पर, और यहाँ से सबकी दूरी क्या है, समान है। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे ई बाहर हो जाएगा, एंड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब इस गोलीय पृष्ठ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो सबको पता है कि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से फाई क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से हमको मिल जा रहा है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम लोग ई का वैल्यू निकालें तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हमको क्या क्लियर होता है, यहाँ से हमको क्लियर होता है कि किसी खोखले गोलीय कोश के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि हमारा जो चार्ज है, चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और इससे आर डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है और क्यू बिंदु आवेश है, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देखने से यही लगता है हमको कि चार्ज, ऐसा लग रहा है कि चार्ज इस अपर सरफेस पे न हो करके इस सेंटर पे सेंट्रॉइड है, सेंटर पे केंद्रित है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब देखो अगर इस खोखले गोलीय पृष्ठ का आवेश घनत्व, इसका अगर आवेश घनत्व अगर सिग्मा हो, आवेश घनत्व अगर सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो यहाँ से अगर हम लोग क्यू की वैल्यू निकालें तो क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। यानी कि एक्चुअल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, एक्चुअल में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश पर है। तो अगर हमको यहाँ से एक्चुअल में आवेश निकालना होगा तो यहाँ पे जो एरिया हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, इस एक्चुअल वास्तविक खोखले गोलीय पृष्ठ का एरिया हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्यू का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस क्यू का वैल्यू अगर हम लोग इस समीकरण में रखें, दिस इज इक्वेशन 3, क्यू का वैल्यू समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से मिलेगा हमको ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई आर का होल स्क्वायर।
अब देखो गोलीय कोष अगर हम लोग ले लेते हैं तो गोलीय कोष का साइज तो फिक्स हो गया ना। अब गोलीय कोष का साइज फिक्स हो गया यानी कि उसका एक्चुअल में जो त्रिज्या है, एक्चुअल रेडियस है, वो भी फिक्स हो गया। मतलब वैद्युत क्षेत्र डिपेंड किस पे कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र डिपेंड कर रहा है, यहां से हम लोग देख रहे हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब कि किसी खोखले गोलीय कोष के कारण आउटर पार्ट में, बाहरी भाग में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होगा, है ना। दूरी अगर बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आउटर पार्ट में। फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया कि गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो वैल्यू फिक्स होता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका भी वैल्यू फिक्स होगा। कैपिटल आर त्रिज्या है, इसका भी वैल्यू फिक्स होगा, और डिपेंड करेगा केवल आर की वैल्यू पर। व्हेन आर विल चेंज, ई आल्सो विल चेंज। ओके, चलो अब दूसरा हम लोग बात करते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं गोलीय कोष के सतह पर, गोलीय कोष के सतह पर, सतह पर। तो अगर गोलीय कोष के सतह की बात हम लोग करेंगे तो गोलीय कोष के सतह पर जो फ्लक्स की बात होगी, यहाँ पे बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे फाई ई का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे फाई ई का वैल्यू हमारा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल r²। यानी कि पहले बाहरी दूरी ले रहे थे तो बाहरी डिस्टेंस को कंसीडर किए, अब सतह पे आ गए तो एक कैपिटल आर हो जाएगा। पहला इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हो, इक्वेशन थर्ड फोर्थ शो कर लेते हैं। और सेकेंड गॉस थ्योरम से फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 5 हो गया। एक गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का वैल्यू हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r², सतह पर। ठीक है, यानी कि गोलीय पृष्ठ के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके त्रिज्या के समानुपाती होगा। जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना कम वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये तो सरफेस पे हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर। अब मान लेते हैं कि इस गोलीय कोष के अंदर, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हम P डैश ले लेते हैं, जिसका कि इसके सेंटर से डिस्टेंस R डैश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है इस पॉइंट P डैश पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे R डैश त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, इसी में अगर हम लोग पुट कर दें E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब इस R की जगह पे हो जाएगा स्मॉल r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर। बट क्या यह फॉर्मूला होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनसाइड द स्फीयर, गोलीय कोष के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। Q का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 0 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किसी भी गोलीय सरफेस को, किसी गोलीय सतह को जब भी कोई आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके ऊपरी सरफेस पे जाता है। इनसाइड द सरफेस कभी भी चार्ज नहीं लोकेट होता है, इसीलिए इनसाइड द सरफेस चार्ज का वैल्यू 0 है। सो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 बाई r डैश का स्क्वायर, इट्स वैल्यू विल बी 0, यानी कि E इक्वल्स टू 0, यानी कि इनसाइड द गोलीय कोष के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें एक ग्राफ के माध्यम से दिखाएं कि दूरी के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र कैसे वेरी कर रहा है, तो देखो अगर ये हमारा गोलीय कोष है, ये हमारा गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज R एंड दिस इज E। तो देखो यहाँ पे सतह तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसके केंद्र से सतह तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, और सतह के अंदर क्या होगा, सतह के अंदर 0 होगा। इस पार्ट तक इसमें 0 होगा वैद्युत क्षेत्र का मान, लेकिन सतह पर मैक्सिमम होगा। और सतह से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र ऐसे चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला में देख रहे हैं
कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, यानी कि यहाँ तक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद यहाँ से जब हम लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं, इस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं, तो दूरी बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य भी हो सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, और आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।